नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ की खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले बात एमपी से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं। गुना से इस वक्त की बड़ी खबर है, दुर्ग से इस वक्त बड़ी खबर है। इन्फाल में पदस्थ भिलाई के लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए हैं। लैंडस्लाइड में शहीद कर्नल कपिल देव पांडे 107 बटालियन गोरखा राइफल्स मणिपुर में पदस्थ थे। मणिपुर के नोने जिले के तुपुल में ये घटना हुई थी। रेलवे ट्रैक और स्टेशन निर्माण स्थल पर भूस्खलन हुआ था। बुधवार रात से लापता जवान का शव बरामद हुआ है। भिलाई में नेहरू नगर निवासी थे कपिल देव पांडे। 3 सालों से मणिपुर के नोनी जिले में कंपनी कमांडर के रूप में पदस्थ थे और लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुर्ग से इन्फाल में पदस्थ भिलाई के लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए हैं। लैंडस्लाइड में शहीद हुए हैं कर्नल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, भिलाई के लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हो गए हैं लैंडस्लाइड में, बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है। निश्चित रूप से बेहद ही दुखद खबर है, क्योंकि भिलाई के सपूत जो यहाँ पर भिलाई से ही पढ़कर बड़े हुए और उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया और उसके बाद में उनको वो बुधवार के रात से करीब 12:30 बजे से वे लापता थे। अपनी माताजी से वे फोन में बात कर रहे थे। उसी बीच में जोर से आवाज आई। ये जरूर कहा जा सकता था कि उस समय कुछ अनहोनी जरूर हुई है। उसके बाद ये पता चला कि लैंडस्लाइड हुआ है। 48 घंटों से लगातार उनके शव को खोजा जा रहा था, उनकी पता तलाश की जा रही थी, लेकिन आखिरकार आज जो है वो पूरी उम्मीद टूट गई है। आज उनका दोपहर में जो है वो शव बरामद हुआ है। इसके बाद में संपूर्ण भिलाई में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे पद पर तक पहुंचे थे ये, और भिलाई के एक तरह से शान थे जो लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे यहाँ पर मणिपुर में जो पदस्थ थे वो भिलाई से ही पढ़कर निकले थे और वहाँ पर वे भिलाई का गौरव थे एक तरह से। पिछले 3 वर्षों में वे वहाँ पर तैनात थे। जब रेलवे ट्रैक का काम किया जा रहा था वहां पर उनको कंपनी कमांडर के रूप में वहां पर तैनात किया गया था। पूरी टीम की उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो जो एरिया है वो काफी उग्रवादियों के कारण काफी सेंसिटिव माना जाता है, इस वजह से उनको वहां पर तैनात किया गया था। लेकिन अचानक एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें उनकी वो शहीद हो गए हैं। इस पूरी घटना के बाद में आज संपूर्ण भिलाई दुर्ग में शोक की लहर दौड़ पड़ी है और वे जो है शोक संतृप्त परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। भिलाई में उनकी माताजी और एक वरिष्ठ पत्रकार उनकी बहन है जो यहाँ पर रहते हैं, एक बहन और है। तो इस तरह से आज पूरा परिवार, पूरा भिलाई दुर्ग शोक में डूबा हुआ है। जी ऋतु जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश, जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी। भिलाई से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां पर कोरोना की दस्तक के बाद स्कूल बंद किए गए हैं। 2 दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे। नंदनी अहिवारा स्थित डीएवी स्कूल बंद है। प्रिंसिपल सहित एक शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्कूल के सभी शिक्षकों की कोरोना जांच हुई है। कुछ बच्चों में सर्दी बुखार के लक्षण भी पाए गए हैं। सोमवार और मंगलवार को स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है। मिथिलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, फिर से कोरोना डराने लगा है और 2 दिन के लिए स्कूल बंद करने की बात भी कही गई है। निश्चित रूप से ऋतु, पिछले 1 सप्ताह की बात किया जाए तो रोज जो आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़े से डराने वाले जरूर हैं, क्योंकि रोज जो आंकड़े आ रहे हैं वो दहाई के अंक को छू रहे हैं। काफी लंबे समय के बाद में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक हुई है, लेकिन आज भी लोग लापरवाह हैं और प्रशासन की ओर से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इस वजह से कोरोना जो है वो धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। ताजा घटना की बात की जाए तो नंदनी अहिवारा का डीएवी स्कूल है, जहां पर एक प्रिंसिपल और एक शिक्षक जो है कोरोना संक्रमित हुए हैं। वे स्कूल आते थे, एहतियातन जो है स्कूल को बंद किया
गया है 2 दिनों के लिए, सोमवार और मंगलवार को बंद रहेगा। ऐसे में जब बच्चे हैं वो काफ़ी खतरे में पड़ गए हैं, क्योंकि वही जो शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो इस तरह से अब एक स्कूल तक ये कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है, कोरोना पहुंच चुका है। ऐसे में प्रशासन किस तरह से एहतियात बरता है, किस तरह से वहां पर कार्य किया जाता है, ताकि जो संक्रमित जो शिक्षक हुए हैं वो कहीं उनकी चपेट में आने से बच्चे ना संक्रमित हो जाएं, इस तरह से वहां पर एहतियातन किस तरह से प्रशासन ये कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो लेकिन जिस तरह से स्कूलों तक ये कोरोना पहुंचा है वो काफी चिंताजनक विषय है। प्रशासन को इस ओर गंभीर चाहिए, क्योंकि लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको ग्वालियर की दिखाते हैं। चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और उनका रोड शो हो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर की। ये तस्वीरें ग्वालियर की आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो है। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं। साथ ही साथ कार्यकर्ता, पदाधिकारी भी इस रोड शो में उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से। चुनावी रण है, चुनावी माहौल है और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी दौरे पर हैं, रोड शो कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। और ग्वालियर की तस्वीरें इस वक्त जहां पर रोड शो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, लोगों से सीधा संपर्क साध रहे हैं। और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील लगातार वो कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। ये रोड शो हो रहा है, बड़ी संख्या में आम जनता, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी शामिल हैं, बड़े नेता भी शामिल हैं। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरिया जिला पहुंचे, जहां के बैंकुटपुर के पोड़ी में सीएम ने कई विकास योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बचरा पोड़ी में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। वहीं पोड़ी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की भी घोषणा की। इसके अलावा सकरिया में नवीन विद्युत सब स्टेशन की घोषणा की। साथ ही भूपेश बघेल ने पोड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अपग्रेडेशन की भी घोषणा की है। वहीं पोड़ी में सहकारी बैंक की शाखा खोलने का भी ऐलान किया और पुलिस सहायता केंद्र का पुलिस चौकी में अपग्रेडेशन का ऐलान किया है। साथ ही घनूहर नाले पर पुल बनाने का भी ऐलान किया गया है। कोरिया जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री का अलग अंदाज देखने को मिला, जहां उन्होंने जलाशय में बोट राइडिंग की, झुमका आइलैंड पर पहुंचकर झूला झूला, उसके बाद वॉलीबॉल पर भी हाथ आजमाया और आइलैंड पर पौधारोपण भी किया। कोरिया पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया और इसी मौके पर सीएम ने बोट राइडिंग की और झुमका जलाशय में बोट की सवारी कर जलाशय के बीचों बीच स्थित झुमका आइलैंड पहुंचे, जहां आई लव कोरिया के लोगों का उद्घाटन किया। साथ ही कोरिया टूरिज्म की वेबसाइट भी लॉन्च की।
जन क्रमांक। बस्तर और सरगुजा संभाग में विकास के काफी काम हुए। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दोनों संभागों में लोगों ने बैंक और स्कूल की मांग की है। दोनों संभागों में लोगों की आय बढ़ी है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। प्रदेश में कोयला संकट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की कोयला नीति विफल साबित हो रही है। प्रदेश में बंद ट्रेनों को जल्द शुरू करने की मांग सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र से की। उदयपुर की घटना की निंदा करते हुए उन्होंने इसके पीछे साजिश की आशंका जताई। सीएम भूपेश बघेल ने पूरे देश में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की है। देखिए, दोनों जगह के अलग अलग, हालांकि दोनों ट्राइबल कमिश्नरी है, लेकिन दोनों जगह के भौगोलिक सामाजिक स्थिति अलग अलग है। लेकिन दोनों जगह आर्थिक रूप से पहले से बेहतर स्थिति पिछले सरकार की अपेक्षा। किसानों की आय में वृद्धि हुई है, मजदूरों के, महिलाओं के। सबसे ज्यादा जो मुझे खुशी मिलती है, जो महिलाएं जो स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही है, तो उसके चेहरे में जो आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है, वो सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए, ट्रेन भी बंद कर दी है भारत सरकार। हमारे छत्तीसगढ़ कितनी ट्रेनें बंद हो गई, उसके बाद भी कोयला पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी रणनीति असफल रही है। और कोयले की पूर्ति के लिए अब ये है कि विदेशों से कोयला लाने के लोग कर रहे हैं, जो बहुत महंगा कोयला है। 17-18 हजार रुपया प्रति टन के हिसाब से लाएंगे तो बिजली फिर महंगा होगा। प्राइवेट सेक्टर को दे ही नहीं रहे थे, तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी। मैं तो रेल मंत्री से भी बात किया, यहाँ ट्रेन शुरू करो। और जब सांसद चुने गए हैं और केंद्र का मामला है, तो इन लोगों को बात करनी चाहिए। प्रदेश की जनता के हित में उन लोगों को रखना चाहिए। आज ट्रेन है, वो गरीब लोगों के लिए सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है। जो काम 15 रुपये में होता है, वो 1500 रुपये लगता है। यदि टैक्सी किराया करके जाएंगे तो महंगा पड़ेगा। तो गरीब लोगों के, मध्यम श्रेणी के लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है और महंगा हो रहा है। जो उदयपुर की घटना है, उसको जिस प्रकार से बर्बर हत्या की गई है, उसे कोई सभ्य समाज कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैंने भी मांग की उसको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो एंगल जो आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जो अपराधी हैं उनका क्या संबंध है। क्योंकि लगातार सोशल मीडिया में बात आ रही है कि उनके संबंध हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके संबंध हैं कि नहीं है। क्या षड्यंत्र तो नहीं है इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे भड़काने के। ये एक एंगल है कि लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से दंगे कराओ, तो उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, ये इनके किनके साथ संबंध है, ये एक जांच का विषय है। पूरे देश में लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो पिछली सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसको बंद किया था। राजस्थान गवर्नमेंट और हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया। तो पेंशन क्या, नौकरी खतरे में, अग्निवीर, उसके बाद शिक्षक वीर, चिकित्सक वीर। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई आला नेताओं ने भी हिस्सा लिया। कार्य समिति की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बैठक बेहद ही सार्थक और सफल रही। बैठक के बाद सभी नेताओं ने नई ऊर्जा का संचार हुआ, जिसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। अमित शाह जी के द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस राजनीतिक प्रस्ताव का मुख्य अंश 14 के पूर्व भारत की स्थिति और आज 2022 में हम कहां पर खड़े हुए हैं, सभी घटनाक्रम को लेते हुए राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इसके साथ में अलग अलग प्रदेशों में जो जीत हुई है उस संदर्भ में बातें हुई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा बातें रखी गई। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का समापन भाषण हुआ। इस समापन भाषण में मुख्य रूप से
प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान हुआ कि राजनीतिक पार्टी जीत के लिए केवल पावर के लिए नहीं बल्कि देश की सेवा के लिए, और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोविड काल से लेकर के अभी तक जिस प्रकार से जनता की सेवा की है, जो अपेक्षाएं रही है उस पर खरा उतरे हैं और लगातार उसका प्रतिसाद है कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह कल से 2 दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। कल दोपहर में रायपुर पहुंचने के बाद गिरिराज सिंह एनटीपीसी कोरबा के लिए रवाना होंगे। कोरबा में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सीतामढ़ी राम जानकी मंदिर में दर्शन करेंगे केंद्रीय मंत्री। रायपुर में कोरोना काल में बंद पड़े स्कूली बसों की फिर से जांच हो रही है। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग स्कूल बसों की जांच कर रहा है। इस राजधानी रायपुर में जांच के लिए 128 बसें पहुंची, जिसमें से 28 बसें अनफिट पाई गई हैं, जिन पर 39,700 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक बसों की जांच हो रही है। बसों के साथ ही बस के ड्राइवर और कंडक्टर के स्वास्थ्य की जांच हो रही है। जांच में फिट पाए जाने वाली बसें स्कूली बच्चों को उनके घर से स्कूल और स्कूल से घर तक छोड़ सकेंगी। स्कूल बसों के साथ ड्राइवर के सेहत की भी जांच हो रही है। बेमेतरा पुलिस और आरटीओ विभाग ने कॉलेज ग्राउंड में स्कूल बसों का फिटनेस चेकिंग कैंप लगाया, जिसमें ज्यादातर बसें अनफिट मिली हैं। साथ ही साथ स्कूल संचालकों की मनमानी भी देखने को मिली। बसों को भेजने के आदेश के बावजूद भी कई स्कूल संचालकों ने बस नहीं भेजी। जो बसें भेजी गईं वो भी अनफिट मिली। लिहाजा इससे समझा जा सकता है कि फिलहाल परिवहन अधिकारी मौके पर जाकर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि परिवहन अधिकारी के दावे कितने सही साबित होते हैं और वो कब तक चालानी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। बालोद जिले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां भरदा खुर्द की रहने वाली 3 बेटियों के सामने अब गरीबी आड़ी नहीं आएगी। एक तरफ जहां गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कच्चा घर होने के कारण उन्हें रहने में भी परेशानियां हो रही थी। दरअसल इन बहनों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद स्थानीय विधायक कुंवर सिंह निषाद आगे आए और उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री की ओर से जल्द 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिलाने की बात कही। वहीं खबर चलने के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने भी मामले को गंभीरता से लिया और मौके पर अधिकारियों को भेजा, जिसके बाद तहसीलदार ने तत्काल 50,000 घर बनाने के लिए स्वीकृत किया। इसके अलावा पीएम आवास योजना के तहत उनका आशियाना तैयार करने का भी भरोसा दिलाया। तीनों बेटियों के साथ ही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। धमतरी में बहू ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, जहां बहू ने अपनी बूढ़ी सास को बेरहमी से पीटा और रात भर भूखा रखा। सुबह बूढ़ी महिला शिकायत लेकर अकेले कोतवाली पहुंची, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। दरअसल सास ने बहू को अपनी साड़ी पहनने से मना किया, तो इसी बात को लेकर बहू बिगड़ गई और अपनी बूढ़ी सास को धक्का मार दिया। फिलहाल बुजुर्ग महिला की शिकायत पर एडिशनल एसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोरबा में नाबालिग लड़के के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि एक कुख्यात बदमाश ने चाकू की नोक पर बुधवारी में रहने वाले लड़के का अपहरण कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। वहीं सरेरा चाकू की नोक पर अपहरण और जान से मारने की कोशिश की खबर से इलाके में सनसनी भी फैल गई। घटना से डरे सहमे पिता अपने बेटे के साथ कोतवाली थाना पहुंचे, मगर वहां भी तत्काल शिकायत दर्ज नहीं की गई। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।